नमस्कार दोस्तों, वेलकम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान कक्षा 6 में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती हैं उसी के दोस्तों अभ्यास प्रश्नोत्तर को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक वेलकम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को जल्दी से देख सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार पुनः फिर से बता देता हूं कि राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, और ये वीडियो कक्षा 6 में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती है उसी के जो पीछे अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं वो इसी में सम्मिलित किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली राजस्थान एसआई का पेपर हुआ था, उसमें इन किताबों से ही जैसे क्वेश्चन उठाए गए थे। इसीलिए दोस्तों हमने एक आपके लिए छोटा सा प्रयास किया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5920 किलोमीटर। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर होगा 5920 किलोमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10.41%, यानी कि राजस्थान ने पूरे भारत में 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? एक बात आपको बता दूं कि रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची हुई है उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। उसी के बारे में कि राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1070 किलोमीटर, यानी कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची गई है उसकी लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस ज़िले में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर दोस्तों राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। सबसे पश्चिमी ज़िला जैसलमेर है, इसलिए यहाँ सूर्योदय भी सबसे बाद में होता है और सूर्यास्त भी सबसे बाद में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान में सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर और धौलपुर, यानी कि सबसे बड़ा जिला तो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। दोस्तों जैसलमेर राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित है, जबकि धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों इसमें आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे कि राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और इस भाग में जो स्थित है इसकी अवस्थिति क्या है, तो इसका आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एशिया महाद्वीप। दोस्तों आप क्वेश्चनों की सीरीज में देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज जो उनके पीछे क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हीं को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा
उत्तर पश्चिम, जो कि एक पहले जो क्वेश्चन निकला था उसी में भी ये बात बताई गई थी कि राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोटा संभाग में। आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान में 7 संभाग हैं, उनमें से ये कोटा संभाग के बारे में पूछा गया है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा कोटा संभाग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलपुर में। सबसे बाद में तो जैसलमेर में होता है, जबकि सबसे पहले बात की जाए तो वो धौलपुर में होता है। धौलपुर में क्यों होता है? क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला है, इसलिए सबसे पहले धौलपुर में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। राजस्थान के दोस्तों 5 पड़ोसी राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा और पंजाब, और एक देश भी स्थित है जो कि पाकिस्तान। इनके राज्य तो 5 हैं और एक देश है जो पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विराटनगर। दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाडोती। दोस्तों कोटा बूंदी का क्षेत्र हाडोती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में तो इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले सम्मिलित हैं, जिनको हाडोती के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। आंसर होगा मेरवाड़ा। इसको मेरवाड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के बीच में स्थित होने के कारण इसे मेरवाड़ा के नाम से हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती हैं। आंसर होगा ढूंढाड़ी। जयपुर एवं उसके आसपास के भूभाग में दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीनतम ग्रंथ जिसे प्रथम वेद भी माना जाता है कौन सा है दोस्तों? वह प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को दोस्तों प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर होगा इसका चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू को सम्मिलित रूप से हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हसन खान मेवाती। दोस्तों हसन खान मेवाती जो था वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ रहे थे और ये बाबर के विरुद्ध युद्ध चल रहा था। इसमें हसन खान मेवाती मारा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ को दोस्तों पहले हम मालव से देश के नाम से हम जानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीवी जनपद की राजधानी थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी दोस्तों मध्यमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूरसेन। दोस्तों बयाना प्रशस्ति से हमें सूरसेन जो राजवंश था उसकी जानकारी मिलती है या फिर उसका वर्णन उस बयाना प्रशस्ति में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद को हम प्रथम ग्रंथ या प्रथम वेद भी मानते हैं, इसलिए मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है क्योंकि मत्स्य जनपद सबसे प्राचीन जनपद माना जाता है, इसलिए सबसे प्राचीन ग्रंथ में ही इसका वर्णन मिलता है जो ऋग्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य किस क्षेत्र में रहा था? इस क्वेश्चन का आंसर था मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में प्राचीन समय में गुहिल और सिसोदिया वंश का राज रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है?
क्वेश्चन का आंसर होगा सूरसेन जनपद। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर पुस्तक दोस्तों राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके लेखक कौन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण, जिसे दोस्तों राजस्थान का राज्य कवि भी घोषित किया गया है। इसे सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयानक। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयानक। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नयन चंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पद्मनाभ। कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक पद्मनाभ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? आंसर होगा प्रशस्ति, यानी कि किसी की प्रशंसा में जो लेख लिखाया जाता है उसे हम प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मृद भांड का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये मतलब एक शब्दों के अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मृद भांड का शाब्दिक अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिट्टी के बर्तन। मृद का मतलब मिट्टी और भांड का मतलब बर्तन, तो दोनों का मिलाकर हो गया मिट्टी के बर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वीर विनोद की रचना किसने की? यानी वीर विनोद की रचना के लेखक कौन हैं? अगला इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्यामल दास। वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि इतिहास जानने के जो तौर तरीके होते हैं उन्हें हम कितने भागों में बांटा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हनुमानगढ़ में। दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेराट। अशोक का जो भाबरू शिलालेख है वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? ये सभ्यताओं की दोस्तों विशेषताओं में से बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, इसलिए ये कुछ फेमस विशेषताएं हैं। यानी कि जो नाचता हुआ पक्षी है इस सभ्यता के अलावा और कहीं नहीं मिला, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेराट। यानी कि नाचता हुआ पक्षी जो ये है नाचता हुआ पक्षी बेराट सभ्यता से मिला है। ये बेराट सभ्यता की मतलब मुख्य विशेषता मानी जाती है नाचता हुआ पक्षी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेराट। यानी कि बेराट सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेराट। यानी कि बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध बेराट से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा बेराट एवं बालाथल। दोस्तों बेराट एवं बालाथल सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। आंसर इसका दोस्तों आंसर जैसे ही ये क्वेश्चन अगर बनता है तो इसमें या तो दोनों ही ऑप्शन में होंगे,
अगर दोनों में से एक भी ऑप्शन में होगा तो जो ऑप्शन में होगा वही इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगर दोनों ही बाई चांस दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं तो इसका 100% बेराट ही राइट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ताम्र संचयी संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा तांबा, यानी कि सर्वप्रथम मानव के द्वारा तांबा धातु जो होती है उसका प्रयोग किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अग्निकुंड जिन्हें वेदिकाओं के नाम से भी जानते हैं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कालीबंगा, यानी कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आहड़ सभ्यता को, यानी कि आहड़ सभ्यता को 10वीं 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बख्शी, यानी कि जो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिसके पास जिम्मेदारी होती थी उसे हम बख्शी के नाम से कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्राम, यानी कि राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे ग्राम के नाम से जानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1952 में, यानी कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव सन 1952 में हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजा, यानी कि राज्य में अगर कोई भी निर्णय लेना होता था वो राजा के द्वारा जो लिया गया निर्णय ही सर्वमान्य होता था, जो राजा ने बोल दिया वही होता था, इसलिए राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा ही होता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना किसका काम था? यानी कि जो आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा राजकोष में जो वृद्धि करता था बचत को सुरक्षित करके, उसे हम किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा खजांची, यानी कि ऐसे काम जो करता था उस व्यक्ति को हम खजांची के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी, यानी कि जो 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था उसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी से लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता है? आंसर होगा जागीर पट्टा। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा रक्त संबंध पर। रक्त संबंध का मतलब है यानी कि अभी वर्तमान में अगर कोई राजा है तो आने वाले समय में उसका बेटा ही उस राज्य का राजा बनेगा, इसे ही हम रक्त संबंध पर आधारित कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया साइट से भी जुड़ सकते हैं। और आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।